आज हम पढ़ने वाले हैं घर्षण। घर्षण में हम क्या क्या पढ़ेंगे, घर्षण क्या होता है, उसके कारण क्या है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और एवं उसके नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। घर्षण क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी पिंड नहीं है जो पूर्णतः चिकनी हो, हर पिंड में खुरदुरापन होता है ना। तो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। और चिकनी सतह या बर्फ में चूंकि घर्षण का मान कम होता है, इसलिए हमको चलने में वहां पर कठिनाई होती है। घर्षण के कारण ही हम खाना खा पाते हैं। घर्षण के कारण ही कोई वस्तु स्थिर रखी है, क्योंकि उसके तल और जमीन के बीच में घर्षण है। घर्षण के कारण ही एक के ऊपर एक ईंटा रख करके हम पूरी बिल्डिंग बन पाती है। तो घर्षण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसके साथ ही साथ इससे कुछ नुकसान भी है। घर्षण के कारण क्या होता है, मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं, उनकी दक्षता कम हो जाती है, लेकिन इसकी उपयोगिता अधिक है। इसके बारे में समझकर यदि हम सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे तो घर्षण बहुत ही लाभदायक होता है। क्या होता है घर्षण? परिभाषा देखिए। जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला बल जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। क्या है घर्षण? जब एक पिंड जो है दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, तो उनके जो संपर्क तल है, मान लीजिए ये एक तल है, इसमें एक पिंड रखा हुआ है, तो इनके तलों के मध्य जो है एक बल कार्य करने लगता है जो इनकी गति का विरोध करता है। मान लीजिए इधर हम बल लगा करके पिंड को खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनके ठीक विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे हम कहते हैं घर्षण। और ये क्या करता है, उसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है। क्या कारण क्या है घर्षण के? घर्षण का कारण ये है कि मान लीजिए ये दो तल है ना, ये दो तल है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी पिंड नहीं है जो पूर्णतः चिकना हो, हर पिंड पर खुरदुरापन होता ही है, किसी में कम होता है और किसी में ज्यादा होता है। तो ये जब दोनों तल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों तल में खुरदुरापन है, दोनों तल में क्या है, आणविक अनियमितता है। तो इन अनियमितता के कारण इन दोनों तलों के बीच होता है अंतर्ग्रथन, जिसके कारण एक गति विरोधी बल कार्य करने लगता है, वही कहलाता है हमारा घर्षण। आपने देखा होगा यदि चिकनी सतह है, जैसे टाइल्स है ना, वहां पे एक बॉल को आप लुढ़का दीजिए,
वो अधिक दूरी तक जाएगी, रुकेगी जरूर, क्योंकि क्या कार्य कर रहा है, घर्षण। लेकिन वहां पे चूंकि सतह चिकनी है इसलिए घर्षण का मान कैसा है, कम है। उसकी बजाय आप मैदान में या खुरदुरी जगह में आप बॉल को लुढ़काइए, वे थोड़ी दूर ही जाकर रुक जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या है, घर्षण का मान बहुत अधिक होता है। हमने क्या देखा, घर्षण की परिभाषा क्या है और इसका कारण क्या है, आखिर घर्षण होता क्यों है। अब हम देखेंगे घर्षण के प्रकार के बारे में। घर्षण 3 प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। मान लीजिए यहाँ पर एक तल है PQ, इस पर एक गुटका रखा है A, ये इसके भार W किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर। और अभी अभी हमने इसके पिछले अध्याय में क्या पढ़ा, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जिसके अनुसार क्या होता है, हर बल के या हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो इसके ठीक लंबवत, इसका भार नीचे की ओर कार्य करता है, इसलिए इसके ठीक लंबवत ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिस बल को हम कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक, ये पिंड स्थल पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक कमानीदार तुला की सहायता से हम इस पर क्या लगाते हैं, बल्ब लगा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया घर्षण बल कार्य करेगा, किधर कार्य करेगा, गति के विपरीत, यानी कि इस दिशा में। इस तुला की सहायता से कितना बल लगा रहे हैं ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बल लग रहा है, इसके विपरीत ठीक क्या लग रहा है, आपका घर्षण बल। बल का मान धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, या बल का मान मतलब बल हमने लगाया, पिंड अभी भी कैसा है, विराम अवस्था में है। कभी ऐसा होता नहीं कि तुरंत बल लगाए और पिंड खिसकने लगे, पिंड ज्यादा वजन है या फिर और कोई उस पर बल लग रहा है तो पिंड तुरंत नहीं खिसकता, फिर हम क्या करते, और जोर से बल लगाते। तो यदि बल लगाए और पिंड तभी भी कहाँ हो, विरामावस्था में हो, तब इनके बीच जो घर्षण कार्य करता है उसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। घर्षण का पहला प्रकार स्थैतिक घर्षण। क्या होता है स्थैतिक घर्षण, जब एक पिंड पर बल लगाया जाए पर भी पिंड विरामावस्था में हो। विरामावस्था में हो, इस स्थिति में कार्य करने वाला घर्षण बल घर्षण कौन सा घर्षण कहलाता है, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ठीक, बल हम लगा रहे हैं लेकिन पिंड अभी भी किस में है, विराम अवस्था में है, चल नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, बल के मान को बढ़ाते जाएंगे और बल लगाएंगे। धीरे धीरे बल का मान बढ़ने से जो घर्षण है उसका मान भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि पिंड बिल्कुल चलने की स्थिति में तैयार है। थोड़ा सा भी अगर बल की सूक्ष्म मात्रा भी हम बढ़ा दें तो पिंड क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। तो ऐसी स्थिति जब बल लगाने पर पिंड ठीक चलने की स्थिति में है, इस स्थिति को हम कहते हैं सीमांत संतुलन, और इस समय कार्य करने वाले बल को हम कहते हैं सीमांत घर्षण।
ये हो गया घर्षण का द्वितीय प्रकार, सीमांत घर्षण। जब पिंड पर बल लगाया जाए और पिंड ठीक चलने की स्थिति में आ जाए। अभी भी पिंड चल नहीं रहा है, लेकिन ठीक चलने की स्थिति में आ चुका है। इस स्थिति को सीमांत संतुलन कहते हैं। तथा कार्यरत बल सीमांत घर्षण कहलाता है। क्या हो रहा है, हम बल लगा रहे हैं, बल का मान बढ़ाते जा रहे हैं, पर स्थिति ये आ गई कि पिंड ठीक फिसलने की स्थिति में है, अभी भी वो फिसला नहीं है। इस स्थिति में जो बल है हमारा क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण। अब थोड़ा सा भी बल यदि हम लगाए तो ये पिंड क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। इस स्थिति में जो घर्षण है वो कहलाता है हमारा गतिक घर्षण। ये हुआ घर्षण का तीसरा प्रकार, गतिक घर्षण। इसकी परिभाषा, जब पिंड पर बल लगाने पर वह गति करने लगता है। तो संपर्क तलों के मध्य कार्यरत घर्षण गतिक घर्षण कहलाता है। तो हमने क्या देखा, घर्षण के 3 प्रकार, कि बल लगा रहे हैं हम और पिंड नहीं चल रहा है, उस स्थिति में घर्षण को स्थैतिक घर्षण। बल लगा रहे हैं, पिंड ठीक चलने की स्थिति में है, थोड़ा सा भी बल और लगाए तो वो चलने लगेगा, उस स्थिति को सीमांत संतुलन, और कार्यरत बल को सीमांत घर्षण। और बल लगाने पर जब पिंड चलने लगता है उस स्थिति में घर्षण को गतिक घर्षण हम कहते हैं। थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से भी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ग्राफ हम देखें, इस दिशा में लग रहा है हमारा बाह्य बल और इस दिशा में है हमारा घर्षण बल। ठीक,
ये ग्राफ ऐसा है, ये बाह्य बल बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ क्या बढ़ रहा है, घर्षण बल। और इस समय जो घर्षण कार्य कर रहा है वो है आपका स्थैतिक। फिर एक स्थिति आ गई जब पिंड ठीक चलने की स्थिति में है, इस समय घर्षण आपका कहलाएगा सीमांत। देखिए ग्राफ के माध्यम से ये हम बढ़ा रहे हैं बल का मान, तो ये वाला घर्षण बल भी बढ़ता जा रहा है। तो जो इसकी स्थिति है, मतलब घर्षण की सर्वोच्च स्थिति, वो है आपका सीमांत घर्षण। और उसके बाद जब पिंड गति करने लग गया तो घर्षण हमारा हो जाएगा गतिक घर्षण। ग्राफ के माध्यम से और क्या समझ आ रहा है, जो सीमांत घर्षण है वो गतिक घर्षण से अधिक है, या गतिक घर्षण क्या है, सीमांत से कम है। इस चीज को आपने अनुभव भी किया है, किसी चीज को आप खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, है ना, जब तक वो नहीं खिसका है तब तक हमको भारी लगता है, लेकिन जैसे ही वो चलने लगता है, गति करने लगता है, क्या करने लगता है, हमको हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो गतिक घर्षण है उसका मान थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, तीनों प्रकार के घर्षण देखे, ग्राफ के माध्यम से भी हमने समझा। अब हम देखेंगे घर्षण के नियम। घर्षण के नियम पहले हम देखते हैं किसके लिए, सीमांत और स्थैतिक के लिए, तथा सीमांत घर्षण के नियम। देखिए उदाहरण यही है, एक तल है हमारे पास PQ, जिस पर एक गुटका हमने रखा है। अब इसका भार किस ओर कार्य करेगा, नीचे की ओर, और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार अभिलंब प्रतिक्रिया किस ओर कार्य करेगी, लंबवत ऊपर की ओर। बल हम किस ओर लगा रहे हैं, दाईं ओर, तो जो घर्षण बल है वो किस ओर लगेगा, बाईं ओर। जब स्थैतिक और सीमांत घर्षण हो तो उसको हम Fs से प्रदर्शित करते हैं, और गतिक घर्षण को हम प्रदर्शित करते हैं Fk से, K फॉर काइनेटिक, गति। ठीक है, अब स्थैतिक और सीमांत घर्षण के क्या नियम हैं। पहला नियम ये बोलता है कि घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। जो भी गति हो रही है उसका हमेशा क्या करेगा, विरोध करता है। अतः इसकी दिशा गति के विपरीत होती है। यह है घर्षण का पहला नियम। दूसरा नियम यह होता है, घर्षण जो है वो संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो दो तल आपस में संपर्क में आए उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा, यह तलों के क्षेत्रफल व आकार पर निर्भर नहीं करता। और चौथा नियम ये कहता है
कि घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया, मैंने अभी आपको बताया अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है, जो लंबवत ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगता है उसको कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। तो घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती होती है। चौथा नियम हमने ये देखा कि घर्षण बल जो है अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, यानी कि Fs समानुपाती R। अब समानुपाती के चिन्ह को जब भी हम हटाते एक नियतांक लगाते हैं, तो यहाँ पर एक नियतांक लगाएंगे μs R। ये जो μs है यह कहलाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। इसी समीकरण को यदि हम आगे ले तो μs बराबर क्या हो जाएगा? Fs अपॉन R। मतलब जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो क्या होता है? घर्षण, स्थैतिक घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने नियम पढ़ा किसके बारे में? स्थैतिक और सीमांत घर्षण के नियम। अब हम पढ़ेंगे गतिक घर्षण के नियम। इसके नियम भी लगभग वही है, थोड़ा सा परिवर्तन है। पहला नियम क्या होता है? घर्षण हमेशा क्या करता है? गति का विरोध करता है, तो इसकी दिशा क्या होगी? गति के विपरीत होगी। गतिक घर्षण भी क्या होता है? संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा नियम, यह तलों के क्षेत्रफल और आकार पर निर्भर नहीं करता है। और जो घर्षण बल है जिसको हम Fk से प्रदर्शित करेंगे, स्थैतिक में Fs से, गतिक में Fk से, अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपात समानुपाती होता है, यानी Fk समानुपाती R। इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? एक नियतांक μk R। इस नियतांक को हम कहेंगे गतिक घर्षण गुणांक। गतिक घर्षण गुणांक। क्या है ये? गतिक घर्षण गुणांक। और इसी समीकरण को यदि आगे करें तो म्यू के बराबर हो जाता है Fk अपॉन R, यानी कि गतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण और अभिलंब अभिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने क्या क्या देखा कि स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण के नियम क्या क्या है। अब एक अंकित प्रश्न हम मान लेते हैं। एक वस्तु है, प्रश्न, जो एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। कुछ दूरी पर
जाकर रुक जाती है। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि क्या कार्य करेगा? घर्षण। ठीक। और घर्षण गुणांक दिया गया है हमको, क्या है? जमीन और वस्तु के मध्य घर्षण गुणांक म्यू के। क्यों? क्योंकि गति कर रही है, इसलिए म्यू के हमको दिया गया है 0.4। दूरी ज्ञात कीजिए कि वो कितनी दूरी पर जाकर रुकी। चलिए हल करते हैं हम। 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना है? u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। कुछ दूरी पर जाके रुक जाती है, मतलब अंतिम वेग कितना हो जाता है? 0। और एफ के बराबर हम जानते हैं क्या होता है? म्यू के आर, या म्यू के आर का मान m इंटू जी। ये हमको मालूम है सूत्र से। लेकिन न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या जानते हैं? F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। दोनों को यदि हम बराबर कर दें, m a बराबर हो जाएगा म्यू के m g। m कट गया तो a का मान कितना आ जाएगा? म्यू के का मान दिया है हमको 0.4 गुणित 9.8। चलिए गुणा करिए। दो अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव। 1 इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया हमारे पास? त्वरण। लेकिन हमको ज्ञात क्या करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हमने आप पढ़ा है, गति के 3 नियम पढ़े हैं। उसमें से एक नियम है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s क्या है? चली गई दूरी। v का मान रख देते हैं, u का मान 10 की घात 2 धन 2, a का मान 3.92, s हमको ज्ञात करना है। ये कितना हो गया? हाँ, और यहाँ पे जो a का मान रखेंगे वो हम माइनस रखेंगे। क्यों रखेंगे माइनस? क्योंकि वस्तु जो है रुक जा रही है, मतलब त्वरण के स्थान पर क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है। ठीक है। 0 बराबर 100 गुणा कीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 नी 18 का 1, हासिल 6, 7.84 ऋण s। इसको पक्षांतर यदि हम कर दे तो 7.84 s बराबर 100, या s बराबर 100/7.84। इसको हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 12.75 मीटर। यही हमको ज्ञात करना था दूरी। ठीक है। ये आंकिक प्रश्न हमने हल किया। अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा घर्षण कोण। घर्षण कोण। चलिए इसके लिए पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये एक समतल है P Q, इस पर एक गुटका रखा है। इसका भार किसकी ओर कार्य करेगा? नीचे की ओर। और प्रतिक्रिया बल किधर कार्य करेगी? ऊपर की ओर। ये इस पर बल लग रहा है किस ओर? दाईं ओर। और इसकी ओर विपरीत दिशा में बल लग रहा है Fs बाईं ओर। ये O, यहाँ तक हम A ले लेते हैं, यहाँ तक हम B ले लेते हैं,
और यहाँ पर ले लेते हैं हम C। ये दो बल लग रहे हैं यहाँ पे, अभिलंब प्रतिक्रिया किस ओर लग रही है, R ऊपर की ओर और Fs किस ओर लग रहा है, इस ओर लग रहा है। तो दोनों का परिणामी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, दोनों का परिणामी क्या होगा, इनके विकर्ण के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि OC जो है क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, परिणामी होगा। मान लेते हैं इनका परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से कोण बना रहा है लैम्डा। यही हमारा कहलाता है घर्षण कोण। मतलब घर्षण कोण क्या है, यदि वस्तु सीमांत संतुलन में है तो अभिलंब प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण का परिणामी OC अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। अब हमको दिख रहा है क्या क्या है, PQ एक तल है जहां पे गुटका रखा है, दाईं ओर लग रहा है बल, बाईं ओर क्या लग रहा है, विपरीत दिशा में घर्षण बल। अभिलंब प्रतिक्रिया किधर लग रही है, ऊपर की ओर। ये है हमारा क्या है, घर्षण कोण। इस स्थिति में क्या क्या बल कार्य करेंगे, पहला भार लंबवत, भार यानी कि W लंबवत नीचे की ओर, दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर, तीसरा बल F दाईं ओर और घर्षण बल Fs किस ओर, बाईं ओर। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, घर्षण कोण ये निकालना है। देख लेते हैं त्रिभुज ORC में, कौन सा त्रिभुज, ORC में कैसा त्रिभुज दिख रहा है हमको, समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। तो इस त्रिभुज में यदि इसका tan लैम्डा ले तो tan लैम्डा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। देखते हैं, tan लैम्डा बराबर लंब कितना है CR, आधार कितना है OR, या tan लैम्डा बराबर CR क्या है, किसके बराबर है, ये दोनों क्या है, समानांतर है। तो CR किसके बराबर होगा, OA के बराबर। OA की वैल्यू कितनी है Fs और OR की वैल्यू कितनी है R। अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों का मान रख देते हैं, Fs अपॉन R, इक्वेशन नंबर 1। पर अभी घर्षण के नियम में हमने क्या देखा, Fs बटे R बराबर किसके होता है, μs के, स्थैतिक घर्षण गुणांक के। इस मान को यदि हम यहाँ रख दे तो μs बराबर tan लैम्डा, यही है घर्षण कोण। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि घर्षण कोण जो है या स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्श जाके बराबर होता है, ये हमारा निष्कर्ष निकला। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
घर्षण के बारे में, उसके क्या कारण होते हैं, घर्षण के प्रकार क्या है, उसके नियम क्या है, आंकिक प्रश्न भी हमने देखा और क्या देखा, घर्षण कोण क्या होता है। ठीक है, इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।